आज मैं आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो कि इंटरव्यू लेने के लिए सुविख्यात है। लेकिन आज इनकी भूमिका कुछ अलग है, क्योंकि इंटरव्यू ये नहीं ले रहे हैं बल्कि मैं इनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। आप हैं डॉक्टर किशोर सिन्हा। नमस्कार। आप पटना बिहार से आए हुए हैं। एक्चुअली इनका रांची आगमन हुआ है, रांची झारखंड आगमन हुआ है, तो मुझे लगा कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, तो मैंने इन्हें अपने घर आमंत्रित किया हुआ है। और आज देखिए हम लोग क्या क्या बात करते हैं, और मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको यह इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा। सर, आप लेखक हैं, आप कवि हैं, आप संगीतकार हैं, आप ऑडियो और वीडियो के लाजवाब एडिटर हैं, आप लाजवाब साक्षात्कार लेते हैं। इन सब में आप क्या हैं? आप अपने आप को मुख्य रूप से आप क्या मानते हैं? और दूसरी बात कि आप इतने सारे विविध क्षेत्र में, इतने सारे क्षेत्रों में आपने कैसे इतनी महारत हासिल कर ली है? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों मित्रों का अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और डॉक्टर कुमार संजय जी, आपको भी मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने यहाँ ये अवसर दिया कि मैं भी अपनी बातें कह सकूँ। और जैसा कि आपने कहा कि अब तक मैं लोगों के इंटरव्यू लेता था, ये सही है कि आकाशवाणी में रहते हुए इंटरव्यू लेने की कला मैंने सीखी, और उसको मैंने फिर बाद में फेसबुक लाइव के जरिए जो इंटरव्यू करता था उसमें अप्लाई किया। तो एक बहुत बड़ा रेडियो की देन कहना चाहिए, उसकी भूमिका है मेरे जीवन में बहुत सी बातों में। अभी आपने जिन जिन चीज़ों का जिक्र किया उनमें आकाशवाणी और रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका है। रही दूसरी बात कि आप पूछते हैं कि मैं क्या हूँ और इन सब के पीछे ये कैसे इतनी सारी चीज़ें कैसे करता हूँ। मुझे लगता है जब भी मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं क्या हूँ, हर व्यक्ति एक समय ऐसा आता है कि वो सोचता है कि आज जो कुछ भी उसने किया तो उसकी उपलब्धि में क्या ऐसी खास चीज़ है, क्या उसने किया, कहाँ पे वो है। तो मुझे जब भी मैं अपना आकलन करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अभी एक विद्यार्थी उस तरह का विद्यार्थी कि जो हर छोटी बड़ी बात से सीख लेने की कोशिश करता है, सीखता है, हर क्षण सीखता है। अभी अभी मैंने सीखा कि आपने जो लाइट के ऊपर ये उसको रुमाल डाल के उसके प्रभाव को थोड़ा कम करने की कोशिश की, मैं तुरंत ये मेरे दिमाग ने ग्रहण कर लिया और मैंने सीख लिया इस चीज़ को, जो मुझे नहीं पहले से पता था कि ऐसा भी किया जा सकता है। तो मैं इसे अप्लाई करूँगा। तो ये सीख मेरे जीवन में एक नई सीख मिली आज अभी थोड़ी देर पहले। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने किया उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ कि ये रहा कि हर चीज़ से मैंने सीखने की कोशिश की, छोटे से बड़े से, बुजुर्गों से, अपने आसपास घट रही घटनाओं से, परिस्थितियों से। तो हर तरह से हमने कोशिश की कि एक उसमें से कुछ चीज़ें मैं अगर ग्रहण कर सकूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इतना सारा कुछ अभी भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा। फेड इन फेड आउट, ये 30 साल लंबी सड़क, ये रेडियो प्रसारण, इसमें 2 रंग नाटक हैं, नील दर्शन और अमृता प्रीतम के ऊपर केंद्रित। आओ धरे एक पग, और ये मेरी कविताओं का संग्रह है। और ये नई कहानी, ये व्हाट्सएप एक मतलब कि हमने इसका शीर्षक कुछ आपको लगेगा कि अलग तरह का है, तो ये कहानियों का संग्रह है मेरा। सर, ये दोनों पुस्तक के बारे में भी आप बता दीजिए। हाँ, ये दोनों पुस्तक 30 साल लंबी सड़क, ये मेरी आत्मकथा के 2 खंड हैं। 30 साल लंबी सड़क पहला खंड है और फेड इन फेड आउट ये उसका दूसरा खंड है। पहले खंड में मेरे जीवन से लेके यानी बचपन से लेकर और जब तक मेरी आकाशवाणी में नौकरी नहीं हुई थी वहाँ तक की कहानी है 30 साल लंबी सड़क में। और जब आकाशवाणी में मैं रेगुलर नौकरी में आया उसके बाद की कहानी है फेड इन फेड आउट में। अब तक मेरे आकाश प्राप्ति तक की कथा है उसमें। मेरे सभी पुस्तकें बहुत ज़्यादा रोचक हैं। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप जरूर पढ़िए।
और सर ने आज मुझे भेंट की, उसमें 1-2 किताबें मेरी पढ़ी हुई हैं, मुझे तो बहुत बहुत अच्छी लगी हैं और आप भी जरूर पढ़िएगा। चलिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। आपका बचपन कहाँ बीता और अपनी स्कूली शिक्षा के बारे में। बचपन मेरा पटना में जन्म हुआ, पटना सिटी में, जो कि प्राचीन पाटलिपुत्रा का एक पुराना हिस्सा था। बाद में मॉडर्न पटना आगे बढ़ता गया, और लेकिन मेरा जन्म वहाँ हुआ और मेरा घर भी वहीं था। ओरिजिनली मेरे पिताजी हाजीपुर को बिलोंग करते थे, वहाँ अपना घर भी था। लेकिन बहुत पहले, मेरे जन्म के पहले बाबूजी आ गए थे पटना सिटी में रहने के लिए। वहाँ उन्होंने मकान वगैरह बनवाया था, वो राज ट्रांसपोर्ट में मुलाजिम थे और वहाँ मेरा जन्म हुआ। तो जन्म, ये जो मैंने 30 साल लंबी सड़क में बहुत सारी बातों का वर्णन किया, अपने बचपन की बातें बहुत सारी हैं। मैं बहुत शरारती था और शरारतें मेरी कुछ वो गुंडा किस्म की शरारतें होती थी। यानी वो मारपीट वाले खेल मुझे ज़्यादा पसंद थे। तो मैं जो साथ के बच्चे होते थे उनको भी कभी पत्थर फेंकने का खेल खेलता था, कभी पेड़ पर चढ़ के ऊपर से कूदने का खेल, और अक्सर वो शिकायतें मेरी माँ तक पहुँचती थी। और मैं घर में पिताजी से बहुत डरता था। सारे भाई हमसे बड़े थे तो उनसे भी डरता था। पिटा भी बहुत मैं, पिताजी ने भी पिटाई की मेरी, और भाइयों से भी मैं काफ़ी पिटा। माँ भी पीटती थी, लेकिन माँ तो माँ होती है, उसके पीटने में भी एक वात्सल्य, ममता जो होता है वो। कई बार मैं उसकी पिटाई खाने के लिए मैं शरारतें करता था कि माँ मुझे पीटे। तो वो सब बचपन में हर कोई शरारती होता है, हर बच्चा शरारती होता है, उसी तरह से मैं भी शरारती था। कोई अलग नहीं था बचपन मेरा। हाँ, लेकिन चूंकि मध्यवर्गीय परिवार था मेरा, तो बचपन में कैसे पैसे घर में आते हैं, कैसे मकान का किराया तो नहीं था, अपना मकान था, लेकिन टैक्स कैसे जमा होता है, बिजली का बिल कौन भरता है, इन सब चीज़ों का तो कोई ज्ञान था नहीं। और जब बड़ा हुआ तो भी घर में भाई सब बड़े थे, उनकी शादियां हो चुकी थी। और जब मैं मैट्रिक में पहुंचा तो मेरे पिताजी रिटायर हो चुके थे राज ट्रांसपोर्ट की नौकरी से। तो मैट्रिक करने के बाद फिर उन्होंने कुछ मकान बनवाने में अपना सारा पैसा लगा दिया। तो मैं कुछ भी था, किशोर वय का बालक था, तो मैं कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन मुझे लगता था और मेरे अंदर ये था कि मैं खूब पढ़ूं, जितना ज़्यादा पढ़ाई मैं कर सकूं वो पढ़ाई करके मैं कुछ आगे जाऊं। तो मैं उस समय बोल नहीं पाता था, मुझे बहुत शायद ज्ञान भी नहीं था उतना कि मैं इतनी गहराई की बातों को बोलूं कि मेरे लिए भी कुछ पैसा रखें कि ताकि आगे मैं उच्च शिक्षा की तरफ जा सकूं। तो बहरहाल हुआ कि पैसे सारे खत्म हो गए, और मैट्रिक के बाद फिर बाद में भाइयों में बंटवारा भी हो गया है कि घर में कई घर बन गए। मैंने उस पर एक कहानी भी लिखी है, एक छत वाला घर, तो कहानी संग्रह में आप पढ़ेंगे। तो कैसे भाइयों के बीच में क्या क्या बातें होती हैं और किस तरह संघर्ष बढ़ता है और किस तरह से घर के टुकड़े हो जाते हैं, चूल्हे अलग अलग हो जाते हैं, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा। तो खैर वो तो एक अलग बात है, हर घर में एक न एक समय ऐसा आता है, कहीं ना कहीं होता है। आजकल तो इस तरह के परिवार ही हो गए हैं कि सेल्फ सेंटर्ड परिवार हो गए हैं। तो लेकिन उस समय बड़ा मुझ पर इसका प्रभाव पड़ा। मुझे लगा क्यों नहीं सब लोग इकट्ठे रह सकते, लेकिन नहीं रह रहे थे, तो ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मुझे आगे पढ़ना है, और पिताजी आगे पढ़ाने के बहुत इच्छुक नहीं थे। वो चाह रहे थे किसी तरह से मैं ग्रेजुएशन कर जाऊं, और ग्रेजुएशन करके मैं कोई नौकरी, कहीं क्लर्क बन जाऊं, या कोई नौकरी कर लूं, या कोई बिजनेस कर लूं। उनका बस ये उद्देश्य था। लेकिन मुझे जब लगा कि अब मुझे कुछ अपने बल पे करना होगा, तो मैंने फिर कुछ ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, छोटे बच्चों का ट्यूशन देना शुरू किया। और ग्रेजुएशन पहुंचते पहुंचते मैंने थोड़े बहुत ट्यूशन से ही पैसे जुटा के अपनी फीस भरी। बाबूजी ने भी मदद की, ऐसा नहीं कि उन्होंने मदद नहीं की। जहाँ भी कहीं से उन्हें कुछ, वो एक्चुअली जो कैथी लिपि होती है उसके जानकार थे पिताजी। तो कैथी लिपि के जानकार आज तो बहुत गिने चुने हैं, 2-4 शायद मिल जाए, कहीं तो मिल रहे हैं। पहले जितने कचहरी अदालतों का जो काम होता था वो कैथी लिपि में होता था। तो वहाँ जो पुरानी चूंकि रियासत थी नवाबों की, जब वो समय समाप्त हो गया पाटलिपुत्रा के बाद,
अजीमाबाद बना, फिर इस तरह से मुगल आए, तो धीरे धीरे बदलते बदलते तो नवाबों की नगरी हो गई पटना सिटी। तो कई नवाबों का जो काम था कचहरी और कोर्ट से संबंधित, तो पिताजी को बुलाया करते थे, क्योंकि कहती थी कि आगे भी पिताजी को, और बहुत सारा वो कानूनी पहलू भी जानते थे, तो वो उनको सलाह देते थे और उनका काम कर देते थे। एवज में वो अपने हिसाब से जो उनके समझ में आता था वो पिताजी को देते थे, उससे घर खर्च चलता था, मेरी पढ़ाई के भी कुछ पैसे निकलते थे। ग्रेजुएशन के बाद पिताजी ने कहा कि अब मेरे पास अब काम भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, अब तुम बिजनेस कर लो और कहीं से लोन लेकर के बिजनेस शुरू करो कुछ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मैं बिजनेस में मेरी रुचि ही नहीं है बिजनेस में। तो उन्होंने कहा कि तो मैं तो आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैंने कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। तो ग्रेजुएशन होते होते फिर मैंने उसी टाइम से कुछ अखबारों में लिखना शुरू किया, कुछ पत्रिकाओं में कुछ मेरी कहानियाँ, कुछ कविताएँ छपी, उससे कुछ कुछ पैसे आते रहे। उसी समय मैंने 1975-76 में आकाशवाणी में युवाणी में शुरू किया, तो वहाँ से कुछ पैसे मिल जाते थे। तो इस तरह से करके वो एक सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद फिर मैंने इस तरह से आगे पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी वगैरह की। तो लंबी कहानी है, बचपन से शुरू करके मैंने थोड़ा सा आगे का भी आपको तो आगे की मेरा अगला प्रश्न में था कॉलेज के बारे में, लेकिन आपने उसके बारे में बता दिया। जी। फिर भी अभी स्कूल के बारे में एक दो और छोटे प्रश्न। कि आपको स्कूल में कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट था और कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता था? स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था बायोलॉजी, साइंस बैकग्राउंड था मेरा उस समय मैट्रिक में, और बायो मेरा प्रिय सब्जेक्ट था। और सबसे जो बुरा मुझे लगता था पढ़ना वो था मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा मुझे पसंद था, अलजेब्रा में अच्छे मार्क्स भी आते थे, लेकिन उसमें अरिथमेटिक और टेन थीटा और कॉस थीटा वो सब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। मैं बिल्कुल वो चैप्टर पढ़ता ही नहीं था, मैं सिर्फ अलजेब्रा का एग्जाम देके आ जाता था। तो इस तरह से मुझे वो पसंद नहीं था, लेकिन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो ये सब पसंद आते थे। मैथमेटिक्स वाला अक्सर वो पीछे हो जाता था, वो मुझे पसंद नहीं था। आपने अपनी दो पुस्तकों का जिक्र किया, पार्ट 1 और पार्ट 2, इन पुस्तकों का। तो मैं चाहूंगा इसमें से किसी एक पुस्तक से, खासकर जो फर्स्ट पार्ट है, अपने बचपन की एक मजेदार घटना आप शेयर कीजिए। बचपन की बहुत सारी मजेदार घटनाएं हैं। एक घटना है कि बचपन की मुझे थोड़ी सी याद है, वो बहुत संक्षेप में मैं जिक्र करूंगा। तो मैं एक चोर गिरोह का शिकार होते होते बचा था। हुआ ये था कि जब दशहरा दुर्गा पूजा होती है तो पटना में तो बहुत भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, और वहाँ श्री बड़ी देवी जी माधुगंज में स्थापित होती हैं, और जो श्री छोटी देवी जी कही जाती है वो महाराजगंज में स्थापित होती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि बड़ी देवी जी के दर्शन करने चाहिए। तो माँ पिताजी दोनों मुझे उस समय मुझे लगता है कि शायद ये कहानी माँ ने बताई थी मुझे, इसलिए मुझे ये कहानी याद रही जिसका मैंने जिक्र किया इस किताब में। तो मैं शायद 4 साल का, 4.5 साल का ऐसे ही कुछ रहा होगा। तो माँ मुझे गोद में उठा करके और वो दर्शन करने ले गई। रात का, शाम का वक्त था और काफी भीड़ होती है वहाँ। उसी भीड़ में पिताजी थोड़ा आगे निकल गए, माँ थोड़ा पीछे रह गई, और माँ मुझे ऐसे कंधे के ऊपर ऐसे रख के टांग करके और चल रही थी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पाँव पकड़ के खींच रहा है अपनी तरफ। तो मैं माँ को पकड़ के चिपटी हम इस तरह से, और माँ चिल्लाई, उसको भी लगा किसी ने खींचा मुझे। वो चिल्लाने लगी तो पिताजी थोड़ा आगे थे तो मुड़ करके फिर आए। तब तक वो जिसने भी खींचने की कोशिश की थी वो, और अक्सर ऐसी घटनाएं घटती थी वहाँ, इसलिए वो पता है कि वो बच्चा चोर गिरोह वहाँ संडे होता था, कोई बच्चा मिला तो उसको उठा के दे गए, फिर आगे जो भी। तो ये मैं बचा उसका शिकार होते होते। दूसरा है कि मेरे घर के सामने एक मंदिर हुआ करता है, अभी भी है, और वहाँ कुछ समय के लिए वहाँ के जो नवयुवक थे, हमारे भैया भी थे उसमें शामिल, उन्होंने मिल करके एक अखाड़ा की वहाँ शुरुआत की। तो अखाड़े में वो सारी मिट्टी वगैरह बिछाई गई, और वहाँ सुबह सुबह लोग आते थे, मल्ल युद्ध भी वहाँ होता था, और वो सब मुदगर और ये सब जो भी कसरत की चीज़ें होती थी। अब तो बहुत
एडवांस समय हो गया है, तो अब सब कुछ बिल्कुल टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। पहले वो लकड़ी के मुद्गर भारी भारी होते थे, और वो सब अब जो लोहे के वो सब वेट वगैरह होते हैं, उस समय लकड़ी के हुआ करते थे भारी भारी। तो खैर, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, और मुझे थोड़ा शौक था कि शरीर बनाना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं भी जाऊँगा अखाड़ा में कुश्ती लड़ने। तो माँ ने बहुत मना किया कि हाथ पाँव टूट जाएंगे, अखाड़ा में क्या लड़ने जाओगे। मैं कहा कि नहीं, मैं भी जाऊँगा। तो भाई लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, सामने तो है, देखते रहेंगे हम लोग, जाने दो। और वहाँ जाता था मैं सुबह सुबह लंगोट बांध करके और खड़े हो करके वहाँ कुश्ती मतलब की लड़ा था। बहुत दिन तक मैंने वो किया, हालांकि बाद में अखाड़ा बंद हो गया। तो एक तो ये घटना है, और घटनाएं तो बहुत सारी है। तोते की घटना है कि तोता मर गया, तो एक तोता पाला हुआ था बचपन में, तो बाबूजी कहीं से लाए थे। वो तोता मर गया, उसको लेकर मैं बैठा रहा कि मैं इसको नहीं जाने दूंगा। तो खाना पीना छोड़ दिया। फिर बहुत लोगों ने समझाया कि अरे इसको अब मर गया है। तो नहीं, मर गया तो क्या हुआ। तो मामा एक रहते थे बगल में, उनको बुलाया गया। तो उन्होंने आके कहा कि इसको अब जाने दो, ये इसमें अब जान नहीं बची है। तो मैं अड़ गया कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। तो उन्होंने कहा, समझाया बच्चे को जैसे समझाते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं, एक दूसरा तोता ले आएंगे और इसकी जान को उसमें डाल देंगे। तब मैं तैयार हो गया, अच्छा ऐसा हो सकता है। बच्चा था तो मुझे लगा कि हो सकता है। उसके बाद मैंने उसको जाने दिया। उसके बाद फिर कुछ दिन तक तो शांति रही। बाद में दूसरा तोता आया, लेकिन वो लगाव मैंने जो पहले तोते से था वो महसूस नहीं किया। फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये सब बहलाने की बातें हैं, कि इसकी जान उसमें डाल दो, उसकी जान उसमें डाल दो। बहुत सारी घटना, पहले इस तरह की बहुत कहानियां भी तो आती थी। कहानियां आती थी जी जी, बहुत सारी घटनाएं। बचपन में रामलीला की बहुत सारी घटनाएं है। रामलीला में एक आता था, जब रामलीला आती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और मेरे छत के बगल में ठीक एक मैदान था, वहाँ रामलीला चलती थी। तो उसमें एक कैरेक्टर शुरू में रामलीला में जब शुरुआत होती है तो उनका 4-5 दिन तक सिर्फ एक डांस का चलता रहता है, जमाने के लिए भीड़, ताकि भीड़ इकट्ठी हो, लोगों को पता लग जाए कि रामलीला मंडली आई हुई है। और उसके बाद असली कथा 4-5 दिन के बाद शुरू होती है। तब तक थोड़ा सा मनोरंजन के लिए कुछ डांस होता है, कुछ ये होता है, कुछ कहानियाँ होती हैं, कुछ पूरा कथाओं का जिक्र होता है, ऐसे करके वो चलाते हैं। तो उसमें एक लड़का था जो शुरू में जब वो आया तो मुझे लगा, मैं भी बहुत कितना 10-11 साल का रहा हूँगा शायद, तो इतना बढ़िया डांस करता है। मुझे तो लगता था कि वो लड़की है कोई। पहली बार जब मैंने रामलीला में देखा तो मुझे लगा कि वो लड़की है। तो बड़ा मतलब कि वो पूरा मेकअप करके जब वो डांस करता था तो लगता था कि एकदम बहुत अच्छा डांस करता था। मैं बड़ा प्रभावित उससे हुआ। मैं कह रहे इतना बढ़िया ये लड़की डांस करे, मैं लड़की समझता था उसको। उसके बाद जब वो खत्म होने के बाद जब असली रामलीला शुरू हुई तो उसमें वो लक्ष्मण बन के आ गया। तो लक्ष्मण बन के आया तो मतलब मेरा मोह भंग हो गया कहना चाहिए। मुझे कह रहे इतना बढ़िया ये लक्ष्मण क्यों बन गया, उसी रूप में ये अच्छा लगता था। तो ये सब फैंटेसी एक होती है। तो वो धीरे धीरे जब मैच्योरिटी आती है तो फिर लगता है कि अरे क्या क्या बचपने में हमने क्या क्या सोचा और क्या क्या किया। ये बहुत सारी कहानियां हैं। वेल, आपने जितनी भी बातें, बहुत मजेदार घटनाएं हैं, बहुत मजेदार लगी सभी। आपने कहा कि आप बचपन से बहुत पढ़ते रहे जी विभिन्न लेखकों को। तो कौन कौन से लेखकों को आपने पढ़ा है? पढ़ा तो बहुत होगा, लेकिन जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया। देखिए, शुरू में थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा। मेरी माँ बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अक्षर ज्ञान उसको था। और कोई भी किताब हो, मोटी से मोटी किताब, वो 1-2 दिन में वो ख़त्म कर डालती थी। स्पीड भी अच्छी थी उसकी। और माँ से मैं चूँकि अटैच था तो माँ पढ़ती थी और मैं बगल में लेट करके, जब भी स्कूल से फुर्सत होती थी या रात में समय रहता था, उसके बगल में लेट के जब तक वो 2 पेज पढ़ती थी तब तक मैं 2 पेज समाप्त कर चुका होता था पढ़ के। तो उसको ज़्यादातर जासूसी उपन्यास और कुशवाहा कांत और इस तरह के इब्ने सफ़ी और कन्नड़ रंजीत, इस तरह के उपन्यास भैया को था ये सब शौक पढ़ने का। वो सब किताबें घर में आती थी। बाद में गुलशन नंदा और रानू वगैरह किताबें भी आने लगी। तो साहित्यिक और असाहित्यिक क्या होता है ये भेद मुझे नहीं पता था। मुझे तो जो किताबें माँ पढ़ती थी मुझे वही लगता था। हाँ, लेकिन उसमें माँ की किताबों में
एक किताब और शामिल होती थी जो चंद्रकांता थी या चंद्रकांता संतति, फिर बाद में वो किताब उसमें शामिल हुई। तो ये मतलब साहित्यिक किताब के तौर पे उसको एक मान्यता मिली हुई है और उसको पढ़ने का अवसर मिला मुझे। माँ के साथ पहली बार मैंने चंद्रकांता संतति पूरी पढ़ी, तो मुझे लगा कि तब मुझे थोड़ा अंतर महसूस हुआ कि ये जासूसी कथा और ये कथा, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें क्या हासिल होता है और इसमें क्या हासिल होता है। हालांकि चंद्रकांता में भी एक फैंटेसी है, वो तमाम तरह के तिलस्मी उसमें घटनाएं घटती हैं और सारा कुछ होता है, लेकिन तब भी जो शैली है, जो भाषा है उसकी, वो एक उस समय तो हिंदी सीखने के लिए लोगों ने पढ़ी उसको। उस समय कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की कुछ किताबें घर में आया करती थी, तो वो सब भी उनके साथ, चतुर्सेन की गोली उपन्यास उस समय, तो वो माँ के साथ मैंने, तो ये कुछ किताबें मैंने माँ के साथ पढ़ी। तो उस समय ये मुझे नहीं पता था कि इसमें कितना इसका साहित्यिक प्रभाव है या क्या है, ये कितना साहित्य है इसमें और कितना क्या है, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैं मैट्रिक के आसपास पहुंचा तो फिल्मों का मेरे ऊपर थोड़ा प्रभाव था। फिल्में मैं देखता था, स्कूल से भाग भाग के फिल्में देखता था। ये भी बचपन की घटना में आप जोड़ सकते हैं कि पढ़ाई में मेरी रुचि थी, लेकिन मैं उस तरह से रट करके मैं नहीं पढ़ता था, या बहुत 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करके मैंने कभी जीवन में आज तक पढ़ाई नहीं की उस तरह से। मैं 1 घंटे 2 घंटे में मेरी पढ़ाई हो जाती थी पूरी। तो स्कूल की पढ़ाई से मेरा कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए स्कूल से कई बार मैंने भाग भाग के फिल्में भी देखी। मन नहीं लगा, चलो आज ये फिल्म देख लेते हैं, इस तरह से फिल्में देखी। फिल्मों का प्रभाव था, और फिल्मों का प्रभाव था। इसके अलावा रेडियो हमेशा मेरे घर में रहा शुरू से। रेडियो सुबह होते ही शुरू हो जाता था और वो रात में जब तक वो चल रहा है तब तक, वो सोने तक वो रेडियो साफ चलता था। उसके गाने, उसके प्रोग्राम्स वो सारे चलते रहते थे। वो कानों में वो जाता रहता था, अंदर में, आपके अंतर में वो प्रवेश करता रहता था जिस तरह से। तो एक तो ये चीज़ था। तो उस समय मुझे लगा कि एक जब फिल्में देखता था तो मुझे लगा अरे इसकी कहानी तो बड़ी अच्छी है, मुझे लगा कुछ लिखना चाहिए। कुछ मेरे फ्रेंड्स ने भी, मित्रों ने, स्कूल के दोस्तों ने कहा कि नहीं तुम तो लिखते हो, कुछ एक आध दो कविताएं ऐसे जोड़ जाके कुछ पंक्तियां लिखी थी, तो लिखते हो तो एक क्यों नहीं कोई ऐसी कहानी लिखो और तुम बॉम्बे में ट्राई करो, फिल्मों में तुम्हारी कहानी पर फिल्म बने। तो बचपना तो था ही, लगा कि अच्छा ऐसा हो सकता है तो चलो कुछ लिखता हूँ। तो मैंने एक ऐसे ही एक कहानी के तौर पे उपन्यास, एक लंबा, एक पूरी कॉपी भर डाली। हालांकि बाद में मैंने उसको फाड़ डाला, पढ़ने के बाद मुझे बहुत बचकाना लगा। मैंने कहा कि क्या लिखा है मैंने, लेकिन मैं उस समय वो ट्राई किया तो लगा कि एक जो रचना की एक प्यास अंदर में उस समय शायद जागृत हुई, या कहीं थोड़ी बहुत दमित भी रह गई होगी, आगे बहुत बाद में चल के हुई। तो मैट्रिक के आसपास ये सब मैंने चतुर्सेन और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और प्रेमचंद का भी उपन्यास, उनके गोदान और ये सब, सेवा सदन, ये मेरे घर में उपन्यास आ गए थे उस समय। तो ये सब मैंने उस दौरान पढ़ा था। और उसके बाद जब मैंने मैट्रिक किया तो पिताजी ने कहा कि अब वो चाहते थे मुझे डॉक्टर बनाना। तो उन्होंने कहा मेडिकल डॉक्टर। उन्होंने कहा कि भाई तुम साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे मैट्रिक में, तो उन्होंने कहा कि, तो मैंने कहा कि इस मार्क्स में तो डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा मैं, और मुझे रुचि भी नहीं है डॉक्टर बनने में। साइंस मुझे पसंद ही नहीं है साइंस, मैं तो आर्ट्स में जाऊंगा और मुझे हिंदी में करना है जो भी करना है। तो पिताजी बहुत नाराज भी हुए। मैं जाकर के PN कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और आर्ट्स सब्जेक्ट रखा, उसमें हिंदी भी एक सब्जेक्ट था। और मैंने कहा कि नहीं, मैं वो नहीं करूँगा, साइंस नहीं करूँगा। तो इस तरह से जब मुझे लगा कि मुझे थोड़ा लिटरेचर की तरफ जाना है और लिटरेचर में करना है, तो मैंने फिर अपने टेस्ट को थोड़ा सा और डेवलप करना शुरू किया, कुछ किताबें ढूंढनी शुरू की। और इसमें मेरे बड़े भाई का रोल भी था कि वो किताबें उस समय हिंद पॉकेट बुक से मंगवाया करते थे। वो BP से किताबें आती थी, उसके मेंबर बन गए थे वो। तो हर महीने नई किताबें छपती थी, तो वो 3-4 किताबें आ जाती थी। तो उस दौरान मैंने हिमांशु श्रीवास्तव, बहुत बड़े लेखक हैं, आप जानते हैं, बिहार के, अपने ही रहे, तो उनके उपन्यास लोहे के पंख और नदी फिर बह चली, वो उपन्यास मैंने उस समय पढ़ा था। मेरे पिताजी के बहुत करीब थे। आपके पिताजी के बहुत करीब रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर
तो उस समय इन किताबों से मेरा वास्ता पड़ा। इन द पॉकेट्स बुक्स से बहुत सारी किताबें, भगवती चरण वर्मा की किताबें आई और बहुत सारे उपन्यासकारों के उपन्यास मुझे उस समय पढ़ने को मिले। तो एक टेस्ट उस समय से ये रहा कि घर में किताबें आने लगी तो कविताओं के प्रति, उपन्यासों के प्रति, गद्य के प्रति, इन सब के प्रति एक कहना चाहिए कि जो रुचि का विकास होता है कि आप क्या पढ़ना चाहिए, आपको क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तब लगा कि नहीं, ये तो गुलशन नंदा और ये सब ठीक है, उस दौर के लिए चलो ठीक है, इब्न सफी वगैरह जो भी है। लेकिन अब है कि अगर मुझे लिटरेचर में कुछ करना है, कुछ अगर आगे बढ़ना है, तो मुझे अपनी रुचि में विकास करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने फिर ये किताबें पढ़ी। लेकिन अगर आप ऐसे पूछें कि किसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा, तो वो बहुत आगे चल करके मुझ पर मतलब दो लेखकों ने मुझे काफी प्रभावित किया है, और दो अलग अलग तरह से। एक तो अज्ञे ने काफी प्रभावित किया है और दूसरे हैं धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती का गद्य भी मुझे पसंद है, खासतौर से निबंध की शैली मुझे भारती की बहुत पसंद है। और उनकी जो गीत नाट्य है, अंधायुग हो चाहे कनुप्रिया, मुझे खास तौर से प्रिय है। और कनुप्रिया की एक बहुत मजेदार कहानी ये है कि कनुप्रिया ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, बहुत पतली सी किताब है। तो मैंने कॉलेज टाइम में उसको जब किताब छपी थी तो बहुत उसके बारे में सुना, तो मैं वो खरीद के लाया। उसके बाद हमारे मित्रों में से अरे होता है ना कि थोड़ा मैं भी पढ़ूं, ठीक है ले जाओ, वो ले गया। उसके बाद उसने लौटाया नहीं, उससे कोई और ले गया, उससे कोई और ले गया, ऐसे करके किताबें कहाँ से कहाँ पहुंच गई, किताब वो मिली नहीं मुझे दोबारा। तो मैंने फिर जाके कनुप्रिया खरीद लाई। उसमें बहुत कम कीमत थी, 15 रुपए या 20 रुपए शायद कीमत सही होगी। तो फिर मैं खरीद के एक लाया कनुप्रिया। मैंने कहा कि इसे मैं किसी को नहीं दूंगा। उसके बाद फिर मैंने उसको रख दिया। फिर पता नहीं क्या हुआ, कोई आया तो अरे ये किताब, मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं दूंगा, छूओ नहीं उसको, मैं एक किताब में मैं खो चुका हूँ, फिर नहीं मैं बिल्कुल आपकी दे दूंगा। वो ले गया। उसका हाल भी वही हुआ। बाद में ये हुआ कि मैंने अपने मित्रों के विवाह में या कोई ऐसा अवसर आया, जन्मदिन हुआ, कुछ हुआ, तो मैं कनुप्रिया खरीद के उनको प्रेजेंट करने लगा कि अब मुझसे मत मांगना, तुमको मैं दे रहा हूँ। तो कम से कम 15-20 प्रतियां उसकी मैंने खरीद के अपने मित्रों को प्रेजेंट की, और एक कॉपी मैंने अपने लिए बचा के रखी। तो कनुप्रिया मुझे और धर्मवीर भारती का लेखन पसंद है। अज्ञे का गद्य मुझे अधिक पसंद है, और चाहे शेखर एक जीवी हो, चाहे नदी के दीप हो, अपने अजनबी हो, बहुत ज्यादा उन्होंने उपन्यास नहीं लिखे हैं, कहानियां बहुत लिखी हैं, कविताएं बहुत लिखी हैं। लेकिन एक तो कोर्स में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में भी उनकी शेखर एक जीवनी उपन्यास उनका था। लेकिन इसके अलावा भी उनका सारा साहित्य मैंने पढ़ा। तो उनका प्रभाव मेरे ऊपर है, मेरे लेखन पे भी मैं कहूँगा, इसको स्वीकारने में कहीं संकोच नहीं है कि कहीं उनकी शैली की छाप मुझे कहीं कहीं नजर आती है। सर, नए लेखकों के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा मकसद है कि अभी कौन कौन से नए लेखकों को आपने पढ़ा है जी, और उनसे आप प्रभावित हैं? नए लेखकों में तो बहुत सारे, एक अब का दौर जो साहित्य का है उसमें नया कुछ नहीं है, या तो सब नया है या सब पुराना है। यानी कि अभी पहले होता था ना कि 8वें दशक का लेखन, 9वें दशक का लेखन, अब है कि दशक समाप्त हो गया है। अब है समकालीन लेखन, समकालीन कथा, समकालीन कविता। तो समकालीन सब कुछ है, सब कुछ जो है वो समकालीन है। वो समकालीन जो आज कोई लेखक अगर सामने आया, उसकी कोई किताब आई, तो वो भी समकालीन है। और आज से अगर 5 साल पहले, 10 साल पहले से जो लिखता आ रहा है और जो निरंतरता है उसके लेखन में, यानी 10 साल पहले उसने शुरुआत की और आज भी उसकी रचनाएं सामने आ रही, तो वो भी समकालीन है। राइट, दोनों समकालीन है। लेकिन 10 साल, 5 साल, और मैं निरंतर रचनाकारों के संपर्क में भी रहा हूँ। कई मित्र रचनाकार हमारे हैं, ऋषिकेश सुलभ तो मेरे साथ, मेरे बैचमेट थे, मेरे साथ पढ़े, ग्रेजुएशन में मेरे साथ थे, हिंदी ऑनर्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन में ही मेरे साथ थे। लेकिन बीच में फिर वो नौकरी में चले गए, और उनका नाट्य लेखन, उनके उपन्यास, उनकी कहानियाँ पढ़ी हैं मैंने, और
सहपाठी होने के नाते भी वो मुझे पसंद है और एक लेखक के तौर पर भी उनकी रचनाएं प्रभावित करती हैं। उसके अलावा आज के दौर की अवधेश प्रीत लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। उनका भी अभी एक नया उपन्यास आया है, पाटलिपुत्र के ऊपर उन्होंने बहुत बढ़िया उपन्यास लिखा है। बिल्कुल एक अलग तरह की जो पटना की जो चलती फिरती जो भाषा होती है वो उस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है। तो ऐसे हैं संतोष दीक्षित हैं जो बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं, व्यंग्य के तौर पर बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। तो अपने अपने दौर में सभी समकालीन हैं। आज के दौर में बहुत सारी ऐसी प्रज्ञा पांडे हैं, सिनीवाली शर्मा हैं, ऐसे कई लेखिकाओं का तो एक बहुत बड़ा अभी जो है दौर है जिसमें कि बहुत सारी लेखिकाएं लिख रही हैं। अब पुराने दौर की लेखिकाएं भी जैसे डॉक्टर उषा किरण खान, वो पिछले चार दशकों से वो लिख रही है लगातार और आज भी लिख रही हैं, वो भी समकालीन उन्हें भी मानता हूँ मैं। तो ऐसे बहुत सारे लेखक लेखिकाएं हैं जिनको मैंने पढ़ा है और जिनके लेखन मुझे लगता है कि आज के दौर की गीता श्री है, बहुत अच्छा लिख रही है। तो बहुत सारे ऐसे लेखक लेखिकाएं हैं। एक आरोप ही कहना चाहिए जी, जो काफी प्रचलन में है कि आजकल सभी लेखक हो गए हैं, पाठक वर्ग गैप हो गया है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? इसका कारण एक तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा कारण है कि पहले तो होता था कि बहुत सारे लोग लिखते थे लेकिन उनकी रचनाएं सामने नहीं आ पाती थी क्योंकि उन्हें एक तो मंच नहीं मिलता था, दूसरा है कि किताब कोई पुस्तक प्रकाशित हो उस स्थिति में वो नहीं होते थे, आर्थिक तौर पे भी नहीं होते थे और कोई बहुत उनका उस तरह से क्षेत्र नहीं होता था कि वो अपने बल पे कुछ कर सकें, तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती थी छुपी हुई। और आज के दौर में क्या हो गया है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उस पर आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति लेखक बन सकता है। और हम बहुत परिमाण में देखते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में कविताएं, खासतौर से आप फेसबुक उठा करके देख लीजिए या बहुत सारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पर, उन पे आप देख लीजिए तो कविताओं की भरमार है, उसमें बाढ़ आ गई है। अब उसमें कितनी स्तरीय हैं और उसमें एक चीज़ और है, वो करने को तो उसमें पोस्ट दिख जाती है, कर जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कविताएं सारे लोग पढ़ते भी होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे। मुझे लगता है कि लाइक करना है तो 2 लाइन देख करके वो लाइक का बटन दबा देते हैं, उतना हो जाता है, पूरी कविता भी कोई नहीं पढ़ता। जब तक किताब के तौर पे आपके हाथ में किताब नहीं आती तब तक वो रचना का जो सुख होता है वो सुख और आनंद आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। सोशल मीडिया चाहे कितना भी, वो उसी तरह से जैसे आप किंडल एडिशन, आजकल के दौर के बच्चे तो किंडल एडिशन पे पढ़ लेते हैं किताबें, ऑनलाइन किताबें पढ़ने का एक हो गया है सिस्टम, लेकिन जो किताब हाथ में लेकर के उसकी जो खुशबू आती है पन्नों की, प्रिंटिंग की और पन्ने पलटने का जो सुख होता है वो सुख आपको इस तरह से स्क्रीन पे वो नहीं मिल सकता है। तो मुझे ये लगता है कि इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि हर कोई लेखक अपने को, हर कोई कृतिकार, हर कोई कवि समझने लगा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, एक ग्रुप फॉर्म कर लिया, उस ग्रुप में अपना कुछ भी चल रहा हो तो अपने को कवि स्थापित कर लिया उन्होंने। लेकिन ये तो पहचान करनी होगी एक, चाहे वो देखने वाले दर्शक हो या पढ़ने वाले पाठक हो, इनको ही ये तय करना होगा कि रचना जिसको जेन्युइन रचना कहते हैं वो कौन सी रचना है या कौन सा लेखक है। तो ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक चलती नहीं है। सोशल मीडिया पर आप 100 कविताओं को पोस्ट करके कोई कवि हो नहीं सकता जब तक उसकी रचना में वो गहराई नहीं हो, जबकि उस रचना की पड़ताल ना हो और वो समकालीन परिस्थितियों का वो रचना सामना नहीं करती हो, आपके भीतर उद्वेलन नहीं पैदा करती हो, संघर्ष की ताकत नहीं रखती हो, वो रचना कालजयी हो सकती है, क्षणजीवी हो सकती है, अभी के लिए हो सकती है, अभी हो सकता है पढ़ के बहुत अच्छा लगे, लेकिन वो हमेशा नहीं रहती। तो ये निर्णय तो पाठकों को करना होगा कि किस रचना को वो तवज्जो दे और किसको नहीं दे।
आजकल पुरस्कारों की बाढ़ आ गई है जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के पुरस्कार? जो साहित्य के? हाँ, साहित्यिक पुरस्कार। और ऑनलाइन तो हर दिन देखिए तो कोई एक सर्टिफिकेट लेके अपना पोस्ट डाले हुए हैं। तो ज्यादातर तो होता है कि साहित्यिक पुरस्कारों में बहुत सारे हैं जो सरकारी पुरस्कार है, सरकारी तौर पे दिए जाते हैं। कुछ हैं जो समितियों के द्वारा दिए जाते हैं, अलग अलग राज्य की समितियां होती हैं, वो भी सरकारी ही एक तरह से, लेकिन अलग अलग राज्य की समितियां होती हैं, वो पुरस्कार देती हैं, और कुछ प्राइवेट संस्थाएं देती हैं। लेकिन अब यह है कि उन पुरस्कारों पर हमेशा कोई आज की बात नहीं है, वो हमेशा विवाद होता रहा है। पहले क्या होता था कि लेखक, उस समय मैंने जैसा कहा कि सोशल मीडिया था नहीं, जो लेखक है हम जानते थे कि अच्छा इस लेखक की 30 किताबें प्रकाशित हैं, इसके 2 उपन्यास हैं जो बहुत अधिक चर्चित हुए हैं, इसकी 30 कहानियां जो हैं वो विश्व स्तर की हैं। पहले ये हमें पता होता था। आज के दौर में हमें ये पता ही नहीं होता है कि इसकी कितनी किताबें प्रकाशित हैं। वो खुद ही अपना प्रमोशन करने के लिए शायद मुझे लगता है विवश होता है कि वो अपना प्रमोशन किताबों का करे, और अच्छे अच्छे लेखक करते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, करना भी चाहिए, क्योंकि एक मीडियम है आपके पास, तो उस माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन पहले भी बीच बीच में विवाद होते रहे हैं कि फलां को पुरस्कार क्यों मिल गया, फलां को क्यों नहीं मिला, और इसमें सबसे ज्यादा आज भी ये विवाद होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, आज भी विवाद होते रहे हैं और आज की स्थिति में भी। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी खेमेबाजी भी होती है, वो लेफ्ट राइट का भी चक्कर होता है। अगर किसी वामपंथी को मिल गया तो दक्षिणपंथी कहेंगे अरे उसमें ऐसा क्या था, किसी दक्षिणपंथी को मिल गया तो वामपंथी उस पर उंगली उठाएंगे। तो ये विचारधारा की लड़ाई साहित्य में शुरू से चलती आई है और चलती रहेगी, ये समाप्त नहीं होने को है, समाप्त नहीं होने को है, और साहित्य भी, अच्छा साहित्य भी समाप्त नहीं होगा, वो चाहे किसी भी विचारधारा के तहत लिखा जाए। अगर निराला की रचनाएं प्रगतिशील है तो अज्ञे की रचनाएं प्रगतिशील है अपने ढंग से। अगर सर्वहारा की बात करने वाला, सामान्य मनुष्य, उसके दुखों की बात करने वाला जो व्यक्ति, उसके साहित्य में ये चीजें मिलती हैं, वो जितना प्रासंगिक है उतना ही प्रासंगिक है स्त्री पुरुष के रिश्तों की जो मर्यादा है, या उसके भीतर जो तलखियां हैं, उनको जो गद्य, कहानी, कविता, उपन्यास अगर रेखांकित करता है तो वो भी उतना ही प्रासंगिक है। तो इस दृष्टि से ये संघर्ष तो चलता रहेगा कि कौन सी रचना प्रासंगिक है और कौन सी नहीं है, लेकिन जो रचना समाज के साथ जुड़ जाए, लोगों के दिलों के साथ जुड़ जाए, और जिसको पढ़ के, अब आपका बंटी जैसा उपन्यास मंटू भंडारी का, उसको आप पढ़िए तो उसमें क्या है, रिश्तों के बारे में ही तो है कि एक तो पति पत्नी के रिश्ते में अगर खटास आती है तो सबसे ज्यादा अधिक बच्चा प्रभावित होता है। तो उसमें कहीं एक समाज का संघर्ष उसमें नहीं है, लेकिन व्यक्ति संघर्ष तो है। तो वो रचना आज भी सार्थक है और कालजयी है। तो ऐसे बहुत सारे उपन्यास और कृतियां मिल जाएंगी जो जिसमें कि अलग अलग रिश्तों की पड़ताल की गई है, और वहाँ की जैनेन्द्र आज भी प्रासंगिक हैं। उनके कहानियों में, उपन्यासों में रिश्तों और उसकी मनोवैज्ञानिकता और मनोविश्लेषण के अलावा तो कुछ है नहीं, लेकिन आज भी कहीं न कहीं आपको प्रभावित करती है। सुनीता पढ़िए, चाहे त्यागपत्र पढ़िए, ये सब उपन्यास आज भी अगर पढ़ते हैं तो एक सुकून का एहसास होता है। तो ये अपने अपने ढंग से है सारा साहित्य। एक्चुअली मेरा प्रश्न था जी कि इतने ज्यादा पुरस्कार हो गए हैं, और बहुत बार क्या होता है कि जिस लेखक को पुरस्कार मिलता है उसके बाद हमें पता चलता है कि अच्छा ये लेखक भी है। मैंने जिस कंट्रोवर्सी की बात की, विवाद की बात की, आप ठीक कह रहे हैं। मैं बात वही है कि यहीं पर कंट्रोवर्सी होती है ना, कि हम जिनको जान रहे हैं कि हाँ ये इसके 30 किताबें प्रकाशित हैं, इसके 5 उपन्यास हैं, इसका फला उपन्यास बहुत चर्चित हुआ, उसके बारे में तो हम जान रहे हैं, उसको पुरस्कार मिल रहा है, तब तो कोई आपत्ति नहीं है। नहीं। लेकिन किसी XYZ को मिल गया पुरस्कार जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो अच्छा ये लेखक भी है, इसका तो कहीं नाम ही नहीं सुना, तो
उसमें तो बहुत मुश्किल है। आप तब ये लगता है कि हाँ यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ है, तब ये एहसास होता है। लेकिन जिस तरह से बहुत सारे सरकारी काम चलते हैं, उस तरह से पुरस्कारों का भी एक होता है कि उपकृत करने के लिए भी लोगों को, या जो जिस परंपरा का वाहक है, जिस विचारधारा का पोषक है, तो उसके हिसाब से भी राज्य और सरकारें तय करती हैं कि पुरस्कार किसको मिलना चाहिए। वो कितना बड़ा लेखक है या कितना लेखक है भी कि नहीं, इससे उसको मतलब नहीं होता है। सही है। तो ये होता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी मिला, नाम लेना उचित नहीं है, तो आपका इशारा भी उसी तरफ होगा। तो मैं भी नहीं जानता था कि अच्छा इतने बड़े नाटककार हैं, इतने सारे नाटक हैं, लेकिन है ठीक है, ये होता है। और नए लेखकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो खुद अभी नया लेखक हूँ। नया लेखक तो मैं खुद ही, मैं तो अभी खुद ही लिख रहा हूँ और बहुत सीख रहा हूँ। उस मात्रा में मैंने लेखन किया नहीं है। थोड़ी वैरायटी जरूर की है कि हर विधा में कुछ कुछ लिखा है, लेकिन है योजना मेरी कि आगे अब थोड़ा और गंभीर काम किया जाए, कोई गंभीर लेखन किया जाए। लेकिन अब मैं बड़ा, आपने पेश में डाल दिया मुझे, क्योंकि मैं नए लेखकों को संदेश देने के उसमें नहीं हूँ, उस मकाम पे नहीं हूँ कि मैं उन्हें कुछ सजेस्ट करूँ, संदेश दूँ या उन्हें कुछ नहीं। संदेश से मेरा मतलब है कि सलाह दूँ। नहीं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने अनुभव से ही कह सकता हूँ कि मैंने जो करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि आजकल के जो लेखक हैं, जो लिखना चाहते भी हैं, थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर चुके हैं, वो सबसे बड़ी कमी है कि वो पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते भी हैं तो शायद आजकल के 2-4 लेखकों को पढ़ के रह जाते हैं। मुझे लगता है कि प्राचीन साहित्य भी उन्हें पढ़ना चाहिए। उन्हें अगर कविता का शौक है तो उन्हें कबीर और रहीम और मीरा रसखान को भी पढ़ना चाहिए, बिहारी और रत्नाकर को भी पढ़ना चाहिए, और सूरदास और तुलसीदास को भी पढ़ना चाहिए, और गद्य में आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी पढ़ना चाहिए, सही, रामविलास शर्मा को भी पढ़ना चाहिए अगर आप आलोचना की समझ विकसित करनी है तो उस तरह से आप जब तक जितना पढ़ेंगे नहीं, आप उस परंपरा को नहीं समझेंगे, लेखन की परंपरा से जब तक आप वाकिफ नहीं होंगे, तब तक आपके लेखन में वो रचना काल, जिसको समकाल हम कहते हैं, कि समकाल क्या है, आप जिस परंपरा से आते हैं, जहां से आपने शुरुआत की होगी, वो सारी परंपरा आपके अंदर जीवित रहती है। उसी में से घटनाक्रम, उसी में से सामग्री आपके रचनाओं के लिए निकल कर आती है। आपका जो परिवेश होता है, तो उस परिवेश में, जिस परिवेश में प्रेमचंद ने लिखा, जिस परिवेश में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा या दूसरे लोगों ने लिखा, उस पूरी परंपरा, लेखन परंपरा और हिंदी साहित्य परंपरा को समझना, जानना, पढ़ना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा आजकल क्या लिखा जा रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ ये नहीं कहते, ठीक है प्रेमचंद की रचनाएं देखें तो उस युग के हिसाब से बहुत सारगर्भित और समकालीन लगती हैं, प्रासंगिक लगती हैं। आज के युग में वो बहुत सारी चीजें उसमें अप्रासंगिक हो जाएंगी प्रेमचंद के समय, तो लेकिन उस युग में तो वो प्रासंगिक थी। लेकिन उसका जो अंतर संघर्ष है, चाहे वो सेवा सदन के सुमन का अंतर संघर्ष हो, चाहे गोदान के होरी का हो, गांव में जो लोग रहते हैं देखते होंगे वो अंतर संघर्ष, तो गबन का अपने आप में बहुत बड़ा है। तो वो जो उसके अंदर जो बीज भाव में जो कथा बीज जिसको हम कहते हैं, वो तो आज भी है, आज भी चला रहा है। शोषण का रूप भले ही बदल गया हो, शोषण तो है। तो आपको वो अपने जहन में रखना पड़ेगा कि उस पृष्ठभूमि में किस तरह की रचनाएं थी और आज जो रचनाएं लिखी जा रही है वो किस पृष्ठभूमि की लिखी जा रही है। तो ये अनुभव से आता है और अनुभव पढ़ने से आता है। जितना आप पढ़ेंगे आपकी शैली में, आपके लेखन में, आपकी भाषा में, क्योंकि भाषा सबसे अधिक प्रभावित करती है हर काल में रचना को। तो जिस काल में आप लिख रहे हैं उस काल की अगर भाषा आप नहीं लिखेंगे, उस काल के आप प्रतीक और बिंब नहीं लेंगे, तो आप प्रासंगिक नहीं
पाएंगे। सही। तो ये आवश्यक है कि आज क्या लिखा जा रहा है वो पढ़ें। अपना लेखन हम तो पढ़ के अपनी वाहवाही तो खूब कर लेंगे, अरे मैंने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन हमारे साथ भी बहुत सारे लोग लिखने वाले हैं, वो कैसा लिख रहे हैं, उन्होंने क्या प्रयोग किया है। एक से एक कहानियां लिखी गई हैं जिसमें निरंतर नए नए प्रयोग। अभी कोरोना काल पर बहुत सारी कहानियां और उपन्यास है जो कि अद्भुत ढंग से लिखे गए हैं, तो उनको पढ़ना चाहिए। उससे एक समझ विकसित होती है और भाषा का एक दृष्टिकोण आपके अंदर विकसित होता है। तो ये सब चीजें जरूर करनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं यही करता हूँ। सर के ये सारे विचार बहुत ही बहुमूल्य हैं और जो नए लेखक हैं मुझे उम्मीद है इसको वो फॉलो करेंगे। अब थोड़ा साहित्य से अलग हटकर जी, अब कुछ रैपिड फायर, लेकिन वो साहित्य से अलग हटकर करते हैं, थोड़ा फन करते हैं। चलिए श्योर। तो सर आपको क्या खाना अच्छा लगता है? मुझे मतलब कि ऑल टाइम आप जानना चाह रहे हैं या नहीं, अभी वर्तमान में? वर्तमान में मैं बहुत सादा भोजन करता हूँ, कोई खास मेरी रुचि नहीं है। घर का खाना मुझे पसंद है, घर में जो बना हो। आपके प्रिय अभिनेता और अभिनेत्री कौन है? मेरे प्रिय अभिनेता राज कपूर और प्रिय अभिनेत्री स्मिता पाटिल। अच्छा। आपकी फेवरेट फिल्म? मेरी फेवरेट फिल्म गाइड। अच्छा। आपका फेवरेट सॉन्ग? बहुत सारे गाने हैं, मैं कैसे बताऊं? हाँ, तो फिर आप बोल सकते हैं, 3-4 सॉन्ग लीजिए। जैसे रिमझिम गिरे सावन मुझे बहुत पसंद है, हम्म। वो गाना बहुत पसंद है। फिर पिया तो से नैना लागे ना, फिल्म गाना ये पसंद है। बहुत सारे गाने हैं, पुराने गाने सारे पसंद आते हैं मेरे। एंड आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं? उसके व्यक्तित्व को। लेकिन व्यक्तित्व तब पता लगेगा जब आप उससे बात करेंगे। नहीं, एक अपीयरेंस जो होता है ना, फर्स्ट अपीयरेंस होता है, उससे एक सबसे बड़ी चीज होती है। मैं थोड़ा सा रेकी हीलर भी हूँ। अच्छा। तो एक उसमें एक ऑरा शब्द आता है, आपने पढ़ा होगा, जो आपका प्रभामंडल जिसको कहते हैं। तो एक व्यक्ति जब सामने से आता है तो उसका प्रभामंडल उसके साथ आता है अपीयरेंस में। वो कुछ नहीं बोले, सिर्फ आपके सामने खड़ा हो जाए, आपको पता लग जाएगा। अगर आपके अंदर भी उस प्रभामंडल की शक्ति, अगर उसको पहचानने की शक्ति है, इनर इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं, तो इनर इंस्टिंक्ट आपके अंदर है, तो आप उसको देख के महसूस करेंगे कि ये आदमी सकारात्मक है, पॉजिटिव है या नहीं। तो एक धारणा तुरंत बन जाती है। तो ये जो प्रभामंडल, आभामंडल जो भी होता है, ऑरा जिसको कहते हैं, तो उस ऑरा का जो प्रभाव है वो तुरंत आपके ऊपर आ जाता है। आपको लगता है कि क्या आदमी, तो पहला अपीयरेंस से ही मैं, शायद मेरे अंदर पता नहीं क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन फर्स्ट अपीयरेंस से मुझे पता लग जाता है कि ये आदमी किस तरह का है, बिना बात किए हुए। तो मुझे उसको व्यक्तित्व को मैं एक नजर में भाप लेता हूँ। हाँ, कई बार ये मिस कैलकुलेशन भी जिसको कहते हैं वो भी हुआ है कि मैं व्यक्ति को नहीं भाप पाया, बाद में लगा कि अरे ये तो मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन वो तो बाद की बात है। लेकिन जैसा आपने रैपिड फायर क्वेश्चन किया, तो मुझे फर्स्ट इंस्टेंस में मुझे व्यक्तित्व ही प्रभावित करता है सबसे पहले। तो सर आज तो पहली बार आप मुझसे मिले, तो आपने, जैसे आपने कहा कि ऑरा, हाउ डिड यू फाइंड मी? आपसे प्रत्यक्ष तो अभी भेंट हुई, लेकिन ऑरा सिर्फ ये नहीं कि सामने आदमी खड़ा हो तभी ऑरा उसका, उसके ऑरा का प्रभाव दिखेगा या महसूस होगा। आपसे तो फोन पर इतनी वार्ताएं हुई हैं, फोन पर वार्तालाप हुआ है, फिर आपकी कविता पर वीडियो मैंने बनाया था, आपने फोन पर तस्वीर भेजी थी, तो आपकी बातचीत से भी वो भी एक ऑरा है, और आपकी बातचीत से भी एक व्यक्तित्व आपका जो निर्मित हुआ मेरे अंदर। तो आपसे जब मैं मिला तो मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। मुझे तो लगा बहुत पुराने परिचित हम लोग हैं। तो ये तो आपकी बातचीत से ही आपका प्रभामंडल मेरे सामने आ गया था, पूरे आपके व्यक्तित्व का। सर आप बहुत सारी जगहों पर जा चुके हैं और आपने बहुत सारे, कभी कभी आप फोटो भी शेयर करते हैं जी। तो अभी तक आप जितनी जगह गए हैं उसमें सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी है और क्यों? मैं जगदलपुर में मेरी पोस्टिंग थी, बस्तर में,
और जगदलपुर ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया है कई दृष्टिकोणों से, काम करने के दृष्टिकोण से भी। और जहाँ तक जो सवाल है आपका कि अच्छा लगा क्या और क्यों, बस्तर में मानव निर्मित गुफाएं हैं, बहुत सारी गुफाएं हैं वहाँ। और उसमें एक कोटुमसर गुफा है जो बहुत प्रसिद्ध है, वो अंडरग्राउंड गुफा है। इस पर मैंने एक फिल्म में बना के यूट्यूब पे डाली हुई है, कोटुमसर गुफा। तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो करोड़ों साल पुरानी गुफा है, करोड़ों साल। और उसका क्यों वो कहते हैं कि जब आप अंदर जाएंगे, अंदर जाने के लिए बस एक आदमी जा सकता है सीढ़ियों से अंदर। अच्छा। और अंदर जाके वो पूरी गुफा लगभग 2.5 किलोमीटर की खुली हुई है, और उसके अंदर और कई गुफाएं हैं जो अभी बंद हैं, जिनको अभी एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। तो जितना अंदर आप जाएंगे उसमें आप देखेंगे कि ऊपर से स्टेलेग्माइट और स्टिग्माइट की वो रिस्टिस के करोड़ों साल से जो चूना पत्थर उसका जो जब बारिश होती है तो वो बूंद बूंद से टपक टपक के, और वो उस गुफा के अंदर टपक उसने एक शेप ले लिया है अलग अलग। और उस पर अगर आप लाइट डालें तो वो स्फटिक की तरह चमकता है, और तरह तरह की आकृतियां उसमें बनी हुई है, और पूरा वो ऐसे फानुष की तरह वो लटका हुआ है जगह 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 जगह। तो मैं अभी दूसरी बार गया, मैं दोबारा, पहली बार जब मैं मेरी पोस्टिंग थी तब मैं गया था। उस समय रोशनी का साधन कुछ नहीं था, आज भी नहीं है। उस समय पेट्रोमैक्स लेके जाते थे अंदर दिखाने के लिए, आज है कि वो LED लैंप वगैरह लेकर के जाते हैं। लेकिन तब भी पूरा गुफा अंधेरा ही रहता है, जहाँ पर लाइट जितनी दूर तक पहुंचती है उसी में आप देख सकते हैं। तो उसने काफी मुझे ऐतिहासिक तौर पर प्रभावित किया था। उसका जब बैकग्राउंड मैंने पढ़ा जाना, और उसके अंदर जब गया तो एक दूसरे तरह का प्रभाव मुझे महसूस हुआ। उसके पत्थरों में भी संगीत था, उस पर तो एक फीचर ही बना था जगदलपुर के द्वारा, पाषाण संगीत। उसको अवार्ड भी मिला था आकाशवाणी का जो एनुअल अवार्ड होता है वो। तो उसमें आप सारे उसमें जो संगीत के एक्सपर्ट थे गए थे उसमें, और उन्होंने पत्थरों से पत्थर टकरा करके पूरा सब तक निकाला था, सारे गामा पा धा सा। तो उसमें संगीत, तो वो शोध हुआ था तो उसे पता चला था। तो उस तरह के पत्थर वहां पाए जाते हैं जिनसे कि संगीत निकलता है। अब शायद वो पत्थर हट गए, वहां नहीं रहे। और ब्लाइंड फिशेज वहां पाई जाती हैं, जो अंधी मछलियां जिनको कहते हैं। तो थोड़े थोड़े कहीं कहीं पानी के तालाब टाइप के बने हुए हैं छोटे छोटे। तो वो बारिश के पानी, बारिश जब होती है तो पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है। बारिश के दिनों में तो गुफा ही बंद हो जाती है, वहाँ कोई जा नहीं सकता क्योंकि पूरा पानी भर जाता है उसके अंदर। तो उसमें फिर वो मछलियाँ जो हैं वो होती हैं जीवित, लेकिन वो ब्लाइंड होती हैं, अंधी होती हैं, वो देख नहीं सकती। तो उस गुफा को मतलब वो अब तक मेरे जहन में, इससे दोबारा मैं गया तो मुझे लगा कि नहीं, इस बार देखूं कि कितना बदलाव हुआ है या कितना कुछ है। इस बार मैं अपना DSLR कैमरा भी ले गया था, और अंधेरे में मैंने बहुत अंदाजे से तस्वीरें खींची। तो बहुत सारी तस्वीरें, फिर जब मैंने प्रोसेस किया उन तस्वीरों को तो बहुत सारी अच्छी तस्वीरें निकल के आई, जिसमें कि कोई लगता है कोई साधु नुमा चीज बनी हुई है, साधु कोई है जिसकी जटाजूट है, और कहीं पर हाथी की आकृति दिखाई दे रही है, कहीं पर कुछ और, मतलब बहुत सारी आकृतियां, क्रोकोडाइल की आकृति दिख रही है। ये सब मैंने उसमें अपने जिक्र किया है उस वीडियो में। तो मुझे वो कोटुमसर गुफा मुझे बहुत पसंद आई। जगदलपुर तो और भी जगह हैं, वहाँ फॉल हैं बहुत सारे, चित्रकूट फॉल है, तीरथगढ़ फॉल है, और भी बहुत सारे दूसरे जलप्रपात हैं। तो जलप्रपात भी काफ़ी मनोरम और देखने लायक हैं, बहुत सुंदर है। लेकिन ये गुफा मुझे खास तौर से पसंद आई। बहुत मजा आ रहा सुन, बहुत अच्छा लग रहा है। सर, और अंतिम प्रश्न है कि आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है लोगों से मिलने में, जब किसी से मुलाकात होती है, और खास तौर से बहुत दिनों के बाद किसी से मुलाकात होती है तो मुझे बड़ा आनंद आता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है सच में। मुझे लगता है कि इससे बढ़ के खुशी नहीं हो सकती कोई, किसी एक से मुलाकात हो। अभी कोरोना के समय में 2 साल तक घरों में बंद रहने के बाद फिर वो मन विचलित होता रहा कि कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। मित्र हर जगह है, ये थोड़ा सा मेरे साथ रहा है कि हिंदुस्तान के किसी कोने में जाऊं तो मित्र मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इच्छा होती है कि यहाँ चलूं वहाँ चलूं वहाँ चलूं। इस बार मेरी इच्छा हुई कि दूर न जा करके नज़दीक चलता हूँ, रांची चलता हूँ, वहाँ भी बहुत सारे मित्र हैं,
रिलेटिव्स भी हैं, तो आपसे भी मुलाकात करने की इच्छा थी। इतने दिनों तक फ़ोन से बात हुई, आपके बारे में आपने बहुत सारा काम आपने किया है, आपने फिल्में बनाई हैं, एनिमेशन फिल्में बनाई हैं और म्यूज़िक भी आप करते रहे हैं। तो ये सब चूँकि सोशल मीडिया पे आप एकदम अप टू डेट रहते हैं, तो मुझे सारी जानकारी मिलती है, तो बड़ी खुशी होती है। और सच में बहुत इच्छा थी कि मैं आऊँ और ये आपके कृतित्व को और नज़दीक से देखने का मौका मिला मुझे। तो इसलिए मेरे लिए यही सबसे बड़ा आनंद का क्षण होता है। सर से मिलके मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आया इनसे बातचीत करके, और उम्मीद करता हूँ कि इसकी अगली कड़ी भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी हमारी बातचीत से बहुत आनंद आया होगा, आ रहा होगा। वेल, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आपने ये अवसर दिया कि मेरी बात थोड़ी बहुत पहुंचे लोगों तक। बहुत बहुत धन्यवाद।